फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। चुनावगढ़ से लगातार लाइव हम आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बड़ौदा की अगर बात करें तो बड़ौदा का आज उपचुनाव और अहम दिन इसलिए क्योंकि आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया और ऐसे में बड़ौदा का चुनाव इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका है कि हर कोई इसके नतीजे जानना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके का चुनाव प्रचार किया गया है, यहाँ पर 3 नेता अहम ऐसे हैं जिनकी नाक का सवाल इस चुनाव से बना हुआ है और साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस चाहती है कि ये गढ़ हमारा ही रहे, इस पर बीजेपी सेंधमारी ना कर सके। लेकिन बीजेपी जो है इस बार इस गढ़ में सेंधमारी करने की पूरी जुगत में है और चुनाव प्रचार उसी तरीके से किया गया है। यहां तक कि कैंडिडेट भी जो उतारा गया है उसको लगातार बीजेपी ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो केवल एक जगह से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमने ऐसा खिलाड़ी यहां पर उतारा है जो कि देश के लिए खेला है, देश का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि अभी तक लगातार वोटिंग जो है कितने प्रतिशत हो चुकी है और सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। दंगल में कौन कौन उम्मीदवार है ग्राफिक्स के जरिए वो भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल है, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त है, तो इनेलो की तरफ से जोगेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। इसमें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को दोबारा से रिपीट किया और इससे पहले श्री कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते। 41% वोटों के साथ उन्होंने यहां से जीत 2014 में दर्ज की थी। बड़ौदा विधानसभा चुनाव परिणाम 2014 पर अगर नजर डालें तो कपूर सिंह नरवाल इनेलो के यहां पर प्रत्याशी थे, हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे और 37% मतदान के साथ यहां पर हार गए थे। बलजीत सिंह मलिक जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर कैंडिडेट थे और हार गए थे। केवल 7% वोट ही यहां पर बीजेपी को 2014 के चुनाव में मिले थे। 2019 की अगर बात करें तो यहां से कृष्ण हुड्डा दोबारा से जीते 34% वोटों के साथ। इसके अलावा योगेश्वर दत्त बीजेपी से हारे 30% वोटों के साथ और इसके अलावा भूपेंद्र मलिक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, हार गए थे। लेकिन अब यहां पर क्योंकि अलायंस में है सरकार हरियाणा में, तो गठबंधन का कितना फायदा योगेश्वर दत्त को होगा और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से प्रचार किया गया उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से अपने जीत को लेकर आश्वस्त है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे साथ यहां पर केपी मलिक जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और मेहमान हमारे साथ चंचल नांदल जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। केपी मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। बड़ौदा उपचुनाव को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 बड़े नेताओं की शाख नाक का सवाल है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा, उस हिसाब से अगर हम देखें और आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी? देखिए प्रीति, मुझे जिस प्रकार से लगता है कि अगर देखें तो तीनों ही कैंडिडेट बहुत जोरदार कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है जी। तीनों बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है जी कि जिस प्रकार से कृष्ण हुड्डा का यहाँ पे केपी मलिक जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को दे दे फिर आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। योगेश्वर दत्त ने भी अपना वोट कास्ट किया है, इंदुराज नरवाल भी वोट डाल चुके हैं। मतदान केंद्र पर आमने सामने दोनों ही प्रत्याशी हुए, एक दूसरे को गले लगाकर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार मतदान बड़ौदा के बूथों पर जारी है और इस बीच योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना वोट डाला है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने भी अपना वोट डाल दिया और जब दोनों आमने सामने हुए उस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का अभिवादन किया। तो यहाँ पर जो है चुनावी लड़ाई है, लेकिन फिर भी दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने जब हुए तो उसके बाद एक दूसरे को गले लगाया और मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी इंदु नरवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कोई स्थिति, कोई नुकसान आपने देखी हो कि कहीं पे कोई शिकायत हो, कोई ईवीएम में कोई किसी तरह की? अभी ठीक चल रहा है जी और जनता हल्का विरोध मन बना चुकी है
इस बीजेपी किसान विरोधी कर्मचारी। और इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ और ये तो सभी के लिए तो आज क्योंकि एक वोट मेरी, एक वोट फिर एक वोट है, सबका बराबर का योगदान है। लोकतंत्र के इस पर्व पर क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए सभी ये अपील कर रहा है कि ये चुनाव है, ये पूरा रोजगार के लिए चुनाव है, पूरे विकास के लिए है, पर सभी प्यार से शांति से मतदान करें और भाईचारा। तो सुना आपने, यहाँ पर सभी से अपील भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया के दौरान जब मतदान करने के लिए दोनों ही प्रत्याशी पहुंचे और जिस तरीके का उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, शांति का मैसेज दे रहे हैं। हालांकि चुनावी लड़ाई है लेकिन वैसे दोनों ही कैंडिडेट जो हैं एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। केपी मलिक जी, मैं बस आपके पास लौटूंगी और चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जैसा कि आपने भी दिखाया कि श्री कृष्ण हुड्डा लगातार यहाँ पे कई बार विधायक रहे और पिछली बार भी वही विधायक थे। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी देखना होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन उसके साथ है, तंत्र उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क भी इन चीजों पे पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है कि जिस प्रकार से कृषि के 3 बिल आए हैं उसका विरोध पंजाब के अलावा हरियाणा में भी देखने को मिला है। तो देखना ये होगा कि उसका रिजल्ट क्या आता है। मुझे तो कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अब ये तो बाकी नतीजे ही बताएंगे और अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। बाकी देखना होगा कि शाम तक मतदान कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि घरों से लोग कोरोना काल में कितनी तादाद में वोट डालने निकलते हैं। तो सारी चीज निश्चित तौर पे एक फैसला देने में कहीं ना कहीं सहायक होंगी कि कितने लोग घर से निकलते हैं और क्या मन बनता है। जी बिल्कुल, ये तो 10 तारीख को तय होगा कि आखिर बड़ौदा की जनता किसको चुनेगी और देखना होगा, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, लोग धीरे धीरे पोलिंग बूथों तक जा रहे हैं। चंचल नानल जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबरफास्ट पर। और आपके मुताबिक भी मैं जानना चाहूंगी कि आप बड़ौदा के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो बड़ौदा का चुनाव है, जब भी किसी प्रदेश में उपचुनाव होता है जी, तो उसमें एक तरह से पूरी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कांटे की टक्कर हो जाती है जी। एक अगर मैं हरियाणवी भाषा में कहूं तो जो बड़ौदा का चुनाव है वो सभी पार्टियों ने मिलके उसको एक सरपंच का चुनाव बना दिया जी। हर एक मतदाता के पास हर पार्टी का कैंडिडेट पहुंच रहा है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे कांग्रेस का है और चाहे वो बीजेपी का है जी। और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारियों से लेके अपने नजदीकी जो आदमी उनको और सारे पार्टी के वर्कर्स को, इवन मतलब मोहल्ला मैं कहूंगा कि गांव के 2-2 4-4 घर भी बटे हुए हैं कि भाई एक पार्टी, किसी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, सबने अपना फोकस एक एक मतदाता के ऊपर किया हुआ है आज के दिन जी। और फोकस ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान भी हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और पूरा ही ग्रामीणांचल होने की वजह से वहां पे कोरोना का कोई असर नहीं है, मतदान वहां पे अच्छा होगा क्योंकि फाइट अच्छी है। इससे पहले भी मैं पार्टी वाइज आपको बताऊं जी। तो सबसे पहले अगर इनलो की बात करें, क्योंकि इनलो का यहाँ पुराना गढ़ रहा है ये जी। कांग्रेस की एंट्री तो जब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व हुआ रोहतक, सोनीपत, झज्जर में जी। तो इनलो की इनलो को लोगों ने छोड़ दिया और कांग्रेस की तरफ मूवमेंट हो गई जी। तो इनलो की हम बात करें सबसे पहले तो इनलो के जो सुप्रीमो है अभय चौटाला जी। वो 54 के 54 गांव में, जो बड़ौदा के 54 गांव में है, उन 54 गांव में आप ये मानिए कि 2-2 बार जा चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं अपने, मतलब जो चुनाव शेड्यूल जारी हुआ उससे पहले वो 54 गांव कवर कर चुके थे जी। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने वहां सारी वो बातें बताई जो देवीलाल जी से जुड़ी हुई थी, ओम प्रकाश चौटाला जी से जुड़ी हुई थी कि भाई हम पुराने आपसे जुड़े हुए, उन्होंने कोशिश करी कि जो उनका पिछली बार 3200 वोट थी जी। उनको वो कहीं ना कहीं ऐसा लाके खड़ा करते हैं कि वो फाइट में आ जाए जी। उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस की।
कांग्रेस का पिछली 3 बार से यहाँ वर्चस्व रहा है। श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से जीतते रहे हैं और श्री कृष्ण हुड्डा बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से भी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से यहाँ जीतते रहे जी। और अब की बार जो हुआ है कांग्रेस में हुआ ये है कि लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को या शैलजा को या कांग्रेस अध्यक्ष को या कांग्रेस के अपने लीडर्स को ये कहा कि भी अब की बार जो कि श्री कृष्ण हुड्डा नहीं रहे तो हमारा जो कैंडिडेट वो हल्के से होना चाहिए जी, बाहरी कैंडिडेट ना हो जी, बड़ौदा इतना बड़ा हल्का है, 54 गांव है और उसमें से कम 6-7 गांव तो 10-10 हजार वोटों के करीब के गांव है। जी। तो ऐसा क्यों है कि भाई यहाँ से क्या कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे लिए। तो कांग्रेस ने इस बात को सोचते हुए, आप सबको पता है कपूर नरवाल की टिकट की बात हुई थी जी, लेकिन कपूर नरवाल की एन वक्त पे टिकट कट गई तो इंदुराज को टिकट मिल गई। जी, तो कांग्रेस के लिए तो मैं मानता हूँ नाक का सवाल है, जी, क्योंकि अगर वो इस सीट को लूज करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की सीट है जी, इसको अगर वो लूज करते हैं और क्योंकि फाइट यहाँ बीजेपी से है, सीधा आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी वजह से जीत जाती है चाहे वो थोड़ी वोटों से जीत जाती है जी, तो एक बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण अंचल में एंट्री हो जाएगी। जी, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आगे भविष्य के लिए 4 साल बचे हुए हैं अभी, जी, तो आने वाले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण अंचल की तरफ फोकस करना शुरू कर देगी, क्योंकि शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है नहीं। जी, तो कांग्रेस के लिए तो है नाक की लड़ाई कि उनको अपनी ये सीट बचानी जरूरी है। इंदुराज नरवाल एक कमजोर कैंडिडेट थे शुरू में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा व अन्य कांग्रेसी जो आए यहाँ पे उन्होंने मेहनत करके एक तरह से उस सीट को, उस वर्चस्व को बचाने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जी, योगेश्वर दत्त जो है कैंडिडेट ऐसे रहे हैं कि वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनकी, जी, बिल्कुल, पहलवान रहे हैं। इससे पहले चुनाव लड़ा सिर्फ 4000 वोटों से आ रहे थे वो, जी, लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि योगेश्वर, क्योंकि पिछली बार की मैं 2019 की बात करूं तो आपके साथ, जी, देखिए जेजेपी से थे भूपेंद्र मलिक, कांग्रेस से थे श्री कृष्ण हुड्डा, जी, योगेश्वर दत्त और ये जो जगबीर मलिक है ये तो थे ही इनलों से। जी, तो पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो 3 जाट कैंडिडेट थे, 1 नॉन जाट कैंडिडेट था। जी, अब कैंडिडेट रह गए 2 जाट और 1 नॉन जाट। अगर हम जाट नॉन जाट की यहाँ बात करें, जी, जिसके ऊपर इलेक्शन भी चल रहा है जी, बिल्कुल, बड़ौदा का, जी, तो यहाँ एक तरह से अगर ये माना जाए और पिछले चुनाव का समीकरण देखा जाए तो जो जीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत करी है और हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश करी है, जी, उससे ये लग रहा है हमें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज अगर हम देखें, पिछले चुनाव पर अगर हम सर नजर भी डालें तो उसमें कांग्रेस की एक यहाँ पर अहम चीज ये है कि कांग्रेस का हमेशा, भले ही कांग्रेस यहाँ पर जीतती आई है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में कम हुआ है। तो क्या इस बार भी अगर ये माना जाए कम होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा योगेश्वर दत्त को मिल जाएगा और गठबंधन का भी फायदा यहाँ पर योगेश्वर दत्त को मिल जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है जी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि भूपेंद्र मलिक जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे जी, और एन वक्त पे जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो जेजेपी ने उनको लपक लिया अपनी तरफ। जी, और मैं ये मानता हूं कि वो जो वोट बैंक है जेजेपी का, वो उसमें जेजेपी का वोट बैंक नहीं है। वो जी, भूपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र मलिक जो थे कैंडिडेट, वो पिछले 4-5 साल से, अगर 2019 से पहले की बात करें हम, जी, तो वो जबरदस्त मेहनत कर रहे थे। जी, फिर दूसरा, उनके गोत्र के तकरीबन 13 गांव है वहां पे, जी, कुछ बड़े गांव भी हैं, उनका भी उन्हें बहुत भारी समर्थन मिला था, उनके परिवार का भी वहां वर्चस्व रहा है। जी। तो अब स्थिति बदल गई है, जेजेपी फाइट में नहीं है। तो आपके मुताबिक गठबंधन का फायदा यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिल सकता है अगर हम उस तरीके से समझे जिस तरीके से आप बता रहे हैं? देखिए जेजेपी का जो वोटर है ना वो वापस इन लोगों में जा रहा है, कुछ वोटर जो उनका बहुत थोड़ा वोटर था यहाँ पे, जी, क्योंकि मैक्सिमम जो वोटर है वो शिफ्ट हो गया था कांग्रेस में पहले ही। जी, तो जो बचा हुआ वोटर था, अब जो जेजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, उसके पास जगह इन लोगों को चला जाए, वो कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहा है। तो जी,
अब उनको स्पेस भी मिला हुआ है कि दोबारा इनलो में चला जाए वो। जी जी इनलो का 100% मैं ये मानता हूँ कि वोट बैंक बढ़ेगा आपकी बात जी। तो जहाँ 3200 वोट थी, मुझे आइडिया है कि 10,000 12,000 इतनी वोट जरूर मिलेगी। ओपी चौटाला का चुनावी रन में उतरना कहीं ना कहीं नैलो को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर दे सकता है। पूरा फायदा मिलेगा। जो पुराने जो गढ़ रहा है यहाँ पे जी, कांग्रेस का, तो आप पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस जीती है जी, उससे पहले जितने चुनाव है इन लोगों का बड़ा भारी समर्थन है यहाँ पे इस एरिया में। जी बिल्कुल। केपी मलिक जी, आप भी इसी तरीके से देखते हैं या आप इसको किसी और तरीके से देख रहे हैं? क्या आप इस चीज से सहमत है कि क्योंकि कैंडिडेट चेंज हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जेजेपी का बीजेपी में शामिल हो जाना, ग्रामीण अंचल के लोग शायद इस चीज से भी कहीं ना कहीं खफा थे, और अब जब कृषि कानून आया और उस पर भी जेजेपी का आवाज ना उठाना, क्योंकि एक किसानों की पार्टी मानी जाती रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी इसको इसी तरीके से देख रहे हैं या कुछ और स्थिति आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मेरे मित्र ने पहले भी कहा कि अभी 4 साल हैं जी सरकार के जी, तो कुछ लोग इस मानसिकता के भी होते हैं जी कि 4 साल में अगर नॉन सत्ताधारी दल का विधायक जीतता है जी, तो हमें क्षेत्र में नुकसान होगा, हमारे क्षेत्र में जो काम होने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती है, क्योंकि विपक्षी दल के लिए सरकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने चीजें देखी है ये नहीं होती है। सत्ताधारी दल का कैंडिडेट जीतता है तो क्षेत्र के लोगों को उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। एक तो मैं इसको इस तरीके से कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं प्रशासन और तंत्र भी उसके साथ केपी मलिक जी, माफ कीजिएगा, यहाँ रोकूंगी आपको थोड़ी देर के लिए। बड़ी खबर आ रही है बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी, बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दें। 9 बजे तक की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत वोट हुआ है वो जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ौदा उपचुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें, 9 बजे तक करीब 13% वोटिंग हुई है और उत्साह के साथ लगातार मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही बड़ौदा के सभी बूथों पर वोटिंग शुरू हो गई थी और बड़ौदा उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। 9 बजे तक करीब 13% मतदान हुआ है और लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है। तो बड़ी अहम जानकारी बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। केपी मलिक जी, बात पूरी कीजिए अपनी। केपी मलिक जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि जैसे बताया है भाई साहब ने भी अभी जी के लोगों में उत्साह है और तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो घर घर पहुंचे हैं और ऐसा लग गया है जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है जी, तो इससे लगता है कि उसका प्रभाव लोगों में दिखाई दे रहा है और लोग अपने घरों से वोट डालने निकल रहे हैं। हालांकि मुझे लोकल क्षेत्र में या लोकल गाँव की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि कोरोना की क्या स्थिति है, लेकिन उनका कहना है कि कोरोना बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं, चुनाव प्रचार में हमने कोरोना का डर लोगों में बिल्कुल नहीं देखा। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां वहां पर पहुंच रही थी और लोग भी उसमें जुट रहे थे, तो कोरोना का डर तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि लोग तो ये कह रहे थे कि कोरोना है ही नहीं। नहीं, अगर प्रीति इसको देखा जाए कि जैसे मैंने बिहार की कई जगहों पे देखा है, वहाँ पे हमने कई रैली देखी है, प्रधानमंत्री की रैली देखी है, बाकी तेजस्वी की रैली हो रही है, तो वहाँ तो कहीं कोरोना का नामो निशान है ही नहीं। कोरोना तो इस चुनाव में दिख ही नहीं रहा है, तो कोरोना से कहीं प्रभाव होगा मैं तो थोड़ी चीज हो गई है कोरोना वाली कहीं नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि कोरोना से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आएगी, ये हम मान के चले कि कोरोना का डर लोगों में नहीं है, तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं भारी उत्साह के साथ। जी जी, मेरा कहना ये है कि जैसे मैं पहले अपनी बात कर रहा था कि कहीं न कहीं कुछ लोगों की मानसिकता होती है जी, जिस पार्टी की सरकार हो उसको जिताने की कोशिश हो जी, और जैसा कि अभी नवाब साहब ने भी बताया कि पिछली बार जो योगेश्वर दत्त लड़ रहे थे वो जो उनके हारने का जो अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर नहीं था जी जी, कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि वो अंतर कम हो जाए जी, और हार जीत तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हो सकता है अंतर कम हो जाए और लोगों की अगर इस तरह की मानसिकता है वो जीत भी जाए, ये भी हो सकता है।
जी बिल्कुल, अभी क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल हम संभावना जता सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ही पूरी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। चंचल नांदल जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप बेहतर बड़ौदा को समझते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में हमने देखा, हमारे सहयोगी भी लगातार वहाँ से हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहे, तो उनको देखकर जितना हमने समझा, सोचा कि वहाँ पर जो वोटर हैं कहीं ना कहीं सामने आकर तो कुछ कहते हैं लेकिन मन में कुछ होता है, तो जो साइलेंट वोटर हैं वो किस तरीके से खेल पलट सकते हैं? देखिए, मलिक साहब ने भी बताया कि भाई कुछ वहां पे सरकार का जो सिस्टम है, जैसे 4 साल बचे हुए हैं अभी, तो जो कुछ हम ये माने कि जो वोटर बाहर आता जाता है गांव से शहर की तरफ, उसका आना जाना है नौकरी की वजह से या किसी काम की वजह से, और जो अन्य क्षेत्रों में घूमता है। नांदल जी, रोकूंगी यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बड़ौदा गांव में ईवीएम खराब होने का मामला, और हालांकि अब ईवीएम बदल दी गई है। पोलिंग बूथ नंबर 123 पर ईवीएम मशीन बदल दी गई है। मशीन बदलने के बाद फिर से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। बड़ौदा गांव में ईवीएम खराब हो गई थी, जिसके बाद तुरंत अधिकारियों को सूचित किया गया। पोलिंग बूथ नंबर 123 पर ईवीएम मशीन को बदल दिया गया और एक बार फिर से यहां पर वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पड़ी है। तो बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको दे दें। मशीन बदल दी गई है और मशीन बदलने के बाद अब जो है दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। नांदल जी, इस तरीके से कहीं अक्सर हम ये देखते हैं कि ईवीएम मशीनें खराब होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से भी ये होना चाहिए कि समय बर्बाद ना हो, और पहले से ही जब चीज़ें चेक होके आती है तो इस तरीके की संभावना फिर बन जाती है कि ईवीएम खराब हो, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के जब नतीजे आते हैं तो आगे चल के ये वजह बन जाती है हार जीत तय करने का, दलों को लेकर दलों को एक तरीके से मुद्दा मिल जाता है। अब बिल्कुल, ये तो हम पिछले कितने चुनाव देख रहे हैं जी, और उन चुनाव में जो कैंडिडेट हारता है जी, तो वो अक्सर ये कहता है कि ईवीएम खराब हो गई, या ईवीएम की कमी है उसकी वजह से मैं हारा हूँ, एक उसको बहाना मिल जाता है जी। लेकिन मैंने देखा है सारे चुनाव, मैं नजदीक से देखता हूँ, मैं चुनाव में शामिल भी रहता हूँ जी, तो ये है कि ईवीएम हर पोलिंग बूथ पे एक्स्ट्रा ईवीएम रखी होती है जी, और तुरंत उसको बदल दिया जाता है। और जो एक चुनाव आयोग का एक सिस्टम और भी है जी, वो ये कि मान लीजिए 5 बजे तक का टाइम है या 6 बजे तक का टाइम है, लास्ट जो टाइम रहता है, जी, जी, उस टाइम जितनी लाइन लंबी लगी होगी बाहर उन सभी को वोटिंग करवाते हैं, वो चाहे 9 बज जाए रात के, चाहे 10 बज जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ है नहीं, पारदर्शिता है चुनाव आयोग की तरफ से। और मशीनरी का तो कई बार आपने बिल्कुल ठीक रखी, खराब हो जाए, उसमें किसी का कसूर नहीं है जी, और इसको बियर करना चाहिए मतदाताओं को भी और जो चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट उनको भी। हाँ, ये जरूर होता है कि जो कैंडिडेट हारता है वो ईवीएम पे ही अपना ठीकरा फोड़ता है। जी तो बिल्कुल, यहाँ पर उसके बाद कोई थे। बहाना नहीं रह जाता है दलों के पास, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच जी बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा गिल जी। सीमा गिल जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि बड़ौदा का उपचुनाव आज हो रहा है और इतना ज़्यादा ये मुकाबला रोमांचित हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया और यहाँ पर 3 अहम नेता जिनकी नाक का सवाल बना हुआ है, तो आप किस तरीके से इस बड़ौदा उपचुनाव को देख रही हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से पूरे का पूरा स्टार कैंपेन कहें कि बड़ौदा में था पिछले जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ था जी, सीएम से लेकर पूर्व सीएम सब बड़ौदा में एक के बाद एक वहाँ के जो मतदाता हैं उनको खुश करने में लगे हुए। तो यकीनन ये नाक का सवाल था दोनों पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और आज जब मतदान शुरू हो गया है तो सबकी सांसें अटकी होंगी, क्योंकि यहाँ से हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। जो भी पार्टी इस चुनाव में जीतती है, बड़ौदा से जो भी जीत का परचम लहराती है, यकीनन उसका पाले में जीत बहुत बड़ी होगी ये, क्योंकि ये एक तरह से आप देखिए जो बड़ौदा हल्का है
इसके एक तरफ हुड्डा साहब जो पूर्व सीएम है हरियाणा के, और दूसरी तरफ तो उनके लगते हुए एरिया में जो अभी प्रेजेंट सीएम है मनोहर लाल जी, उनके भी पास पड़ता है। तो दोनों के लिए व्यक्तिगत जीत भी है ये, और हार और जीत जब व्यक्तिगत होती है तो डेफिनेटली उसका असर राजनीति पे भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि राजनीति हरियाणा की एक सीट कई बार ये पूरी आपकी पूरी हरियाणा की राजनीति पे भारी पड़ सकती है। तो हर पार्टी अपने आप में ये कोशिश करने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं ये सीट उनके लिए सुनिश्चित हो, और लगातार इसी वजह से आपने देखे होंगे कि तमाम तरह के जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर के तौर पर, तीनों पार्टी अपनी तरफ से लगी हुई हैं। तो आज जनता के हाथ में है, जनता किधर जाती है 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यकीनन मुझे उम्मीद है कि जनता बहुत सोच समझकर वोट करेगी और जो भी उनको अपना बेहतर कैंडिडेट लगता होगा उसको चुनेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, लेकिन एक मैसेज तो यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी अपना वोट डाल चुके हैं, और जब वो वोट डालने पहुंचे तो उस दौरान आमने सामने हुए और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का अभिवादन किया। तो कहीं ना कहीं आज एक मैसेज तो दोनों ही दलों ने दे दिया, भले ही चुनावी लड़ाई है लेकिन मन के अंदर दोनों के ऐसा कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सीट को लेकर एक बड़ा संदेश दोनों ही प्रत्याशी जनता को दे रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रही कि चुनाव का नतीजा जब आएगा तो एक बड़ा मैसेज आएगा, लेकिन इससे पहले ही दोनों प्रत्याशी दे चुके हैं एक बड़ा मैसेज। प्रीति देखिए, ये मैसेज राजनेताओं को तो समझ में आता है जी कि वो वैचारिक मतभेद होते हैं, उनके व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते, लेकिन कई बार उनका जो दिखावा होता है समाज के बीच में वो ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से जो वहाँ के जो आम जन हैं उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं। ये बात बेसिकली आम जनता को समझने की जरूरत है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनके वैचारिक मतभेद होते हैं, वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम करती है, लेकिन उनके व्यक्तिगत रिलेशन खराब नहीं होते, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब आप अपना जीवन जी रहे होते हैं तो कई बार आपको इस तरह के मुद्दे उठाने पड़ते हैं जो दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी हो, सामने वाली पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन आपको बोलना है, क्योंकि जब मुद्दे बड़े होते हैं तो आपको आमने सामने आना पड़ता है। लेकिन इसके बीच में आम जनता को ये समझ होना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ वैचारिक मतभेद है, इसका आपकी व्यक्तिगत लाइफ पर कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल ठीक विपरीत होता है कि जो आप जाएंगे, जैसे क्योंकि सबसे बड़ी है कि जो बड़ौदा का चुनाव है वो पूरा ग्रामीण एरिया में 54 गांव इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और आप गांव में लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उनको सहज होने की जरूरत है, और ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए कि आप देखिए चुनाव लड़िए, आपका जो कैंडिडेट है आप उसको सपोर्ट कीजिए, खुलकर सपोर्ट करते हैं तो भी कीजिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत रिलेशन को खराब करके नहीं। आप लोगों के बीच में जो सामाजिक सद्भावना का जो एक वातावरण है गांव के बीच में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में, वो आपस में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे नेताओं के बीच में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज मुझे लगता है कि ये बड़प्पन दिखाया है दोनों कैंडिडेट ने कि उन्होंने सामने से आके चुनाव के वक्त पे एक दूसरे को का वेलकम किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं, और ये मैसेज यकीनन जनता के लिए भी एक पॉजिटिव संदेश है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक भाईचारे का संदेश दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की तरफ से जनता के लिए, और जनता को भी ये सोचना होगा। केपी मलिक जी, यहाँ पर अगर हम इस चुनाव को देखें, यहाँ पर एक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की तरफ से केवल यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव प्रचार करते दिखे, कुमारी शैलजा भी दिखाई थी, इसके अलावा कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुंचा। क्या इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका असर भी पड़ सकता है, या कांग्रेस ये मानती है कि केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही काफी हैं इस गढ़ में, क्योंकि उनका ये गढ़ माना जाता है? देखिए प्रीति, जैसा कि पहले चंचल जी ने भी कहा कि ये बिल्कुल ग्राम पंचायत की तरह चुनाव है, तो यहाँ राहुल गांधी आए या कोई स्टार प्रचारक दिल्ली से आ जाए उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन स्थानीय नेता तो मायने रखते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल से कोई भी ना पहुंचे, लेकिन स्थानीय नेता जो हैं हरियाणा के, उनका पहुंचना तो जायज बनता है, क्योंकि बीजेपी का हमने देखा कि बीजेपी का कोई सांसद, मंत्री, विधायक ऐसा नहीं बचा जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर नहीं पहुंचा। जी देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें हरियाणा में, हरियाणा में आज दीपेंद्र हुड्डा और उनके फादर जो है, इनके अलावा तो मुझे कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा नेता आज हरियाणा में दिखाई नहीं देता। जी अगर आप दूसरी जो मैडम है उनकी बात करते हैं तो वो भी आ गई हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा मुझे नहीं लगता। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके तमाम तंत्र है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर बिहार में लगाया हुआ है,
पूरे स्टार कैंपेन, सारे मंत्री वहीं पड़े हुए हैं जी। तो अगर ये स्टार प्रचारक भेजने से और सारे बड़े नेताओं को भेजने से चुनाव जीते जाने लगे तो पूरी कांग्रेस आके बैठ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार से बिहार वेस्ट सेंट्रल के सारे मंत्री, सारे नेता, प्रधानमंत्री इतनी रैली कर रहे हैं, जेपी नड्डा की रोज इतनी रैलियां हो रही हैं, योगी को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार को जीत लेगी, इसमें मुझे संदेह है। एक ही लड़का है लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव, इसमें सबको नजर है। तो ये स्टार प्रचारक खाली दिखावे के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए होती है। ये जो है लोगों का मन बदलने के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए होता है। मैं वो इत्तेफाक नहीं रखता। जी नांदल जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि स्टार प्रचारक केवल यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए होते हैं? क्या वो जनता को प्रभावित नहीं करते इस दौरान अपनी ओर? देखिए, ऐसा है कि पार्टियों के में एक भ्रम बना होता है कि स्टार प्रचारक बुलाने से कुछ असर पड़ेगा जी, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्यादा होता है जी। उसमें आप स्टार प्रचारक बुला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोड शो करवा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, 1-8% वोट इधर से उधर हो जाता है कि भाई फला नेता आ गया, उसकी वजह से भाई इतना बड़ा लीडर आया है, उसका मान रखते हुए 1-8% वोट इधर उधर हो जाता है जी। लेकिन अगर हम बड़ौदा के परिप्रेक्ष्य में बात करें जी बिल्कुल, तो बड़ौदा में अगर कोई स्टार प्रचारक आता भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ग्रामीण अंचल है और इस इलेक्शन को मैंने पहले भी बताया कि इसको पंचायत का इलेक्शन बना रखा था। हर घर में हर कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई रिश्तेदार है। ऐसा भी हुआ है कि बड़ौदा के किसी गांव में किसी एक व्यक्ति का रिश्तेदार अगर सिरसा में है जी, तो उसको अमूनन जिस पार्टी की पहुंच बनी है जी, वो उसको सिरसा से भी लेके आया है वोट के लिए कि वो मनाया जा सके उनको। तो एक एक घर में मतलब आप समझिए कि 3-3, 4-4 बार रिश्तेदारों का आना, उनका वोटों के लिए बोलना। और ये नहीं कि भाई इसमें एक अकेली एक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों ने ऐसा किया है जी। उन्होंने कोशिश की है कि हर कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव हर वोटर तक एक बार जरूर पहुंचे किसी न किसी तरीके से जी। और हर पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगाए हैं जी। स्टार प्रचारक का यहाँ होना कोई खास जरूरी था नहीं जी। कांग्रेस की तरफ से भी जैसे जेपी थे, कुमारी शैलजा भी 5-10 बार आई है, नॉमिनेशन के दिन भी आई थी जी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार आते रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो हरियाणा स्तर के नेता थे सारे, सुभाष बराड़ा है, ओम प्रकाश धनखड़ रोजगार जा रहे थे वहां पे जी। उसके अलावा जो जेपी दलाल प्रभारी थे ही और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के सारे तकरीबन जो नेता थे और इवन मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे पूरी ताकत अपनी भारतीय जनता पार्टी ने भी जोग रखी थी पूरे एरिया में। और ऐसे ही कांग्रेस ने ऐसे ही सबसे बड़ी बात इसमें ये हो कि इनलो ने भी जी अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जो उनकी रैली हुई है अभी लास्ट में जी। उसमें भीम आर्मी से भी वो चंद्रशेखर आजाद को बुला रखा जी था जी जी। और उसके अलावा भी उन्होंने भी कोशिश की है कि इनलो ने कोशिश की है कि एक तरह से इसको एक ऐसा रंग दिया जाए कि भाई हमारे पास जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पिछड़ी जाति से हैं या फिर और दूसरे लीडर हैं, वो है हमारे साथ। और बीच में जैसे किसानों को लेके बात हुई तो अभय चौटाला मथुरा गए जी, बड़ौत गए जयंत चौधरी के पक्ष में। वो भी एक कोशिश ये थी कि भाई हम किसानों के लिए कहीं भी जा सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो एक लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है, बड़ौदा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, कि इनलो को आप सीरियस लीजिए। पिछले जो उनका विघटन हुआ है और जेजेपी बनी है उसके बाद वो दोबारा से अपने आप को उभारने की कोशिश की है इनलो ने भी जी। तो और मैं मानता हूँ कि जहाँ 3200 वोटें थी प्रीति जी, जी जी, वो वोटें भी अब की बार कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ेंगी और वो अगर इनलो की वोट बढ़ती है जी, तो वो मैं मानता हूँ सीधा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है यहाँ पे। जी
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से इनेलो ने भी प्रचार प्रसार किया तो उसके तहत, क्योंकि मतदाता जो उस दौरान जो वहाँ के आम लोग थे वो उस दौरान वहाँ पहुंचे हुए थे, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। और जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो वो तो इस तरीके से बता रहे थे कि जिस तरीके से इनेलो की जीत को लेकर पूरी तरीके से वो आश्वस्त नजर आ रहे थे। हालांकि अभी देखना होगा जब नतीजे आएंगे। सीमा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप स्टार प्रचारकों, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर जिस तरीके से दिग्गज पहुंच रहे थे और खुद दोनों ही, हालांकि पहले हमने केवल ये देखा कि बीजेपी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन जब मीडिया ने सवाल उठाया कि गठबंधन की सरकार है तो क्यों नहीं दूसरे दल के भी नेता आप लोगों के साथ आ रहे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बदलाव देखा कि जो पीछे बैनर्स लगे होते थे उसमें भी जेजेपी का नाम ऐड ऑन किया गया और यहाँ तक कि उसके बाद अजय चौटाला भी पहुंचे, दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे, केसी बांगड़ तो हालांकि थोड़ी बहुत मौजूदगी अपनी दर्ज करवा रहे थे। देखिए प्रीति, स्टार प्रचारक को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। जैसे अभी मेरे दोनों जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे, मलिक साहब और चंचल जी, उसके थोड़ा सा मैं उसको और ब्रॉडली उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज चुनाव सिर्फ धरातल पे नहीं लड़े जाते, मैनेजमेंट होता है चुनाव का प्रॉपर तरीके से जी। और क्या क्या रणनीति तय की जाती है, उसमें कुछ आपकी प्लानिंग्स होती है, कहाँ पर किस तरीके से मैसेज जाना है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से खाका तैयार किया जाता है। एक होता है कि आप वोटर को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, एक होता है आप वोटर को दिखाने के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है। तो जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करते हैं और भीड़ को मीडिया के साथ मिलकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है तमाम पार्टियों की तरफ से कि देखिए हमारे पक्ष में कितने लोग हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं आप अगर बात करें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हुआ है, अगर हम पास्ट में देखेंगे कुछ इलेक्शंस को अगर आकलन करेंगे तो कि कई बार माहौल की वजह से लोगों को वोटर इन्फ्लुएंस होते हुए दिखे हैं। कई बार हारती हुई पार्टियां जीत की तरफ गई हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये पार्टी जीत रही है और कुछ लोगों के पक्ष में माहौल नहीं बन पाता, उस वजह से कई बार जीतती हुई पार्टियां हार जाती है थोड़े से मार्जिन के साथ में। तो ये जो डिसाइडेड फैक्टर होता है मार्जिन का, वो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तरीके से या मीडिया को के तरीके से प्लान करके कि आप एक माहौल बनाएं और उस माहौल को फिर भुनाएं तमाम तरह के, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर या आपका जो कन्वेंशनल मीडिया, उसके बीच में जब वो मैसेज जाता है तो जनता उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। इसमें दिल्ली का एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा आप दे सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों, क्योंकि जीतते हुए आदमी के साथ हर कोई जाना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हर पार्टी अपने आप में स्टार प्रचारक को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके आना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उनकी रैलियों में आए। उसमें आपने देखा है कि तमाम तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड से हो या और ऐसे लोग जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको रैलियों में बुलाया जाता है। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप एक भीड़ को दिखा सके ताकि आपके फेवर में, पार्टी के फेवर में माहौल बन सके। नंबर 2, मैं जो दूसरी बात करने की आप बात कर रहे हैं कि बड़ौदा हल्के की, डेफिनेटली बड़ौदा हल्के का जो चुनाव है वो केंद्र के लिए बहुत बड़ा नहीं है जी, वो हरियाणा राज्य की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा है जी। जो राज्य स्तर पे जो बीजेपी, कांग्रेस या तमाम जितनी इनेलो है, उनकी अपनी साख राज्य के स्तर पर बहुत बड़ी है इस चुनाव के साथ में जो जुड़ी हुई है। लेकिन व्यापक तौर पे अगर आप देखें, क्योंकि बिहार केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, बिल्कुल इतना बड़ा वोट बैंक है वहां पर, इतनी सारी सीटें हैं, डेफिनेटली अगर बिहार में जो भी पार्टी जीतेगी वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। तो तमाम तरह की जो केंद्र स्तर के जो राजनेता हैं वो सारे बिहार में लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा में जो राज्य स्तर के बड़े नेता हैं, चाहे आप अगर कांग्रेस की बात करते तो हुड्डा जी को ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, शैलजा कुमारी है, इवन रणदीप सुरजेवाला भी जाकर के बीच बीच में बहुत उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, किसान मुद्दों पर उन्होंने डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। आपने देखा कि किस तरीके से जो कपूर थे उनको लेके आने के लिए हुड्डा ने व्यक्तिगत तौर पर कितने एफर्ट्स लगाए। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे कि बीजेपी की, तो बीजेपी में सीएम साहब कितनी रैली कर चुके हैं, ओम प्रकाश धनखड़ लगातार रैलियां कर रहे हैं और तमाम तरह के जो भी कोशिश हो सकती है पार्टी की तरफ से वो की जा रही है। उसी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बीच बीच में बात कर रहे हैं। अभय चौटाला बीच में जाकर के आईएनएलडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं।
और साथ में बीजेपी, क्योंकि जेजेपी के साथ एसोसिएट है, तो जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला और दुष्यंत भी जा करके ग्राउंड पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो राज्य स्तर पर तमाम पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। भले ही सीट एक है, लेकिन यहाँ से एक मैसेज जाएगा हरियाणा की राजनीति में, और उसमें जितने भी हरियाणा के जो राज्य स्तर के नेता हैं वो सब इस चुनाव में इन्वॉल्व हैं। इसलिए ये जीत हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी है। उस पर तमाम तरह के, चाहे वो स्टार प्रचारक हो, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में जो ऐसे फेस हैं जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि आप ये जो हरियाणा है, एक तो कृषि प्रधान देश है, उसमें भी बड़ौदा हल्का है जो वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि 54 गांव में जितने भी गांव हैं वो उसमें वोटर या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर किसानी करता है या किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो स्टार प्रचारक होगा वो अलग होगा, वो वैसा होगा जिसको लोग सुनना चाहते होंगे, जो उससे कनेक्ट करता होगा। तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपका एरिया क्या है, आपके पॉइंट्स क्या हैं, उस हिसाब से आपके स्टार प्रचारक तय किए जाते हैं। तो यकीनन जो बड़ौदा उपचुनाव है उसमें जो स्टार प्रचारक हैं वो राज्य के हैं, राज्य से बाहर से कम लोग आए हैं, लेकिन राज्य के जितने भी तमाम दिग्गज हैं वो सब बड़ौदा में पहुंचे और उन्होंने अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने की कोशिश की है। अब जनता के हाथ में है कि जनता उससे कितना लेती है, बट यकीनन इतना आसान नहीं होता आप भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, बट ये एक माहौल बनाने में बहुत बड़ा काम करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। इस बीच यहाँ पर हमारे दर्शकों को राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है, वो सुनवाते हैं बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ा हुआ। सुनिए। पूरे हल्के में आप देख रहे हो व्यवस्था एकदम दुरुस्त है जी? बहुत दुरुस्त व्यवस्था है, शांति से मतदान हो रहा है, लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। 70% से ऊपर मतदान जाने की उम्मीद है। और ये माना जा रहा था कि क्योंकि कोरोना काल में काफी लोग अपने घरों पर ही हैं इस बार, तो बड़े बहुत उत्साह के साथ सारे प्रबंध ठीक है, चाक चौबंद प्रबंध है और डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुना आपने, रामचंद्र जांगड़ा यहाँ पर 70% मतदान होने की बात कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि कोरोना के चलते ज़्यादातर लोग घर पर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उत्साह लोगों में पूरा है और लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। केपी मलिक जी, 70% मतदान होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। देखिए, इसमें जिस प्रकार से ये गांव का पूरा विधानसभा क्षेत्र है जी, तो ग्रामीण लोग हैं, आजकल थोड़ा सा कृषि का काम भी मेरे ख्याल से कम है किसानों के पास जी, और उत्साह है। जिस तरह से चंचल जी ने भी कहा, सीमा जी ने बताया कि लोग घर घर पहुंचे हैं जी, और जो लोकल नेता है, हरियाणा राजनीति के नेता हैं, सब 2-2 बार भी कई घरों में पहुंच गए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वोट डालने उनको निकलना चाहिए। हालांकि जो कमिटमेंट उन्होंने किया है, तीनों पार्टी के लोग आए हैं, तो तीनों पार्टी को तो वोट वो दे नहीं पाएंगे, वो तो उनके मन में है, बट वो वोट डालने जरूर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि जैसे अभी राज्यसभा के सांसद ने कहा कि 70% जो है वोट जा सकता है, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि 70% जाएगा। हो सकता है 72 भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है वो वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे जो जागरूक वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करे। नांदल जी, यहाँ पर राजकुमार सैनी की भूमिका को अगर हम देखें, क्योंकि राजकुमार सैनी की भूमिका की अभी तक हमने बात नहीं की है बड़ौदा उपचुनाव में, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वोट काटने का काम कर सकते हैं। देखिए प्रीति जी, राजकुमार सैनी इस एरिया में उनका कोई खास वर्चस्व है नहीं जी। वो गोहाना में अलग बात थी, गोहाना में उनको अच्छी वोटें मिली थी जी, और उस टाइम उनको एक ये था कि भाई 2016 के बाद वो निकल के आए थे अलग से और भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी कर रहे थे, वो कांग्रेस का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनके हाथ ज्यादा कुछ लगने वाला है नहीं जी। और अगर हम बात करेंगे उनको कुछ 2-3-4 हजार अगर वोटें मिल जाती हैं जी, तो उसमें मेरा मानना ये है कि वो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का ही है एक तरह से जी, क्योंकि थोड़ा सा चुनाव जो बड़ौदा का है, मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे कुछ जातिगत भी है चुनाव, क्योंकि अकेला बड़ौदा का नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी चुनाव होता है जी, वो जातिगत तो हो ही जाता है, अंत में धर्म और जाति का इस्तेमाल होता है उसमें जी। जैसे अभी सीमा जी ने बताया था कि भाई स्टार प्रचारक की जो बात थी, आऊंगी आपके पास जी। स्टार प्रचारक की जो बात थी जी,
उसमें भी ये देखा जाता है कि भाई फला एरिया में किस जाति के लोग नांदल हैं। जी, तो रोकना उस जाति चाहूंगी से आपको जुड़ा- यहाँ थोड़ी देर के लिए, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी अपडेट बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी दे देते हैं। इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने मतदान किया है, अपना वोट कास्ट किया है। मतदान के बाद जोगेंद्र मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले और अब में काफी अंतर है, ये कहा है जोगेंद्र मलिक ने। विकास के नाम को, विकास के काम को देखकर यहाँ पर जनता वोट करेगी। तो इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं, और वोट डालने के बाद उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि पहले और अब में काफी अंतर है। जिस तरीके से हम भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनेलो का इस बार वोट प्रतिशत थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ओम प्रकाश चौटाला के चुनावी रण में आकर चुनाव प्रचार करने से कहीं ना कहीं इनेलो का जनाधार थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत के तहत बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं जोगेंद्र मलिक भी कह रहे हैं कि पहले और अब में काफी फर्क है। और क्या कुछ कहा है इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने, वो भी सुनवाते आपको, सुनिए। अभी तक जो मैंने अपने बूथ पे डाला है वोट, और जो बाकी खबरें आ रही हैं बाहर से जो मैंने ली हैं, बहुत अच्छा चुनाव चला हुआ है। उससे ये लग रहा है कि ये सीट हम 100% निकाल के और चौटाला साहब की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। बारी के तो पता नहीं क्या क्या हुआ था, अब की बारी का देखो ना, पिछली बारी की हालात परिस्थिति अलग थी, अब की बारी उससे विपरीत है। आप उन बातों पिछले को भूल जाओ, बीता जमाना हो लिया, तो आगे की देखो आप। इस बार जो जनता है वोट किसको, मुद्दों को लेकर डालेगी या विकास को लेकर डालेगी, किस बात को लेकर डालेगी? क्या विकास का है? बड़ौदा हल्का में किसी ने आज तक कोई विकास नहीं किया। 16 साल पहले, 17 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ पर विकास करने का काम किया था। तो यहाँ पर इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक की प्रतिक्रिया आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि पहले और अब में काफी फर्क है और विकास के नाम पर यहाँ पर जनता वोट करेगी। नांदल जी, जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, और आप भी कह रहे थे कि वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि खुद जो प्रत्याशी हैं जोगेंद्र मलिक, इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले और अब में काफी अंतर है और विकास के नाम पर वोट जनता करेगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ। 2-3 डिबेट मैंने आपके साथ की हैं बड़ौदा को लेके, तब में मैंने कहा कि इनेलो अपने आप को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर पूरे हरियाणा की पिछली बार 2019 की बात करें चुनाव की, तो सिर्फ 2% के करीब वोट बैंक था उनका। और वो वोट बैंक जो था, वो कुछ वोट बैंक तो जेजेपी के पास खिसक गया, कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने राइज किया कि वो 31 सीटें आ गई कांग्रेस की। तो अब जो बात हम जाति पाति की यहाँ कर रहे थे, तो उसमें स्टार प्रचारक की सीमा जी ने बात की। स्टार प्रचारक मैं कहता हूँ कि किसी एरिया में बुलाया जाता है, वो इवन कास्ट को लेकर के बुलाया जाता है स्टार प्रचारक। तो वो कहीं ना कहीं जाति के चुनाव भी रहेगा ये बड़ौदा का। और इस जाति के चुनाव में अगर जाति हावी हो जाती है किसी वजह से, तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। और हाँ जी बताइए। सीमा जी कुछ कहना चाहती थी। जी सीमा जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहती थी मलिक साहब से, क्योंकि मलिक साहब का बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता में और उन्हें राजनीतिक पत्रकारिता बहुत अच्छे से किया, अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा कभी संभव आपको दिखता है कि इस देश में वोट जात से ऊपर उठ के होगी? क्योंकि मुझे यह है कि अभी हम कितने भी कहते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोटिंग होती है। तो ऐसा क्या आपको लगता है, आपकी दूरदृष्टिता क्या कहती है, कहाँ पर कमी है और क्या हम कर सकते हैं कि हमारी जो वोटिंग हो वो डेवलपमेंट के नाम पर हो? क्योंकि हमारा भविष्य डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बेहतरी के लिए काम करे सरकारें, उस पर बात करें। तो क्या, कैसे आप इसको देखते हैं प्लीज़ मलिक साहब? और आपने भी कहा कि मेरे को इस पर्टिकुलर एक बड़ौदा सीट के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने हरियाणा के इलेक्शन नहीं, मैं आपसे मैं समझ गया हूँ, मैं पूरी तरीके से बात कर रहा हूँ। जी। जैसा कि अभी चंचल जी ने कहा कि इस बड़ौदा विधानसभा चुनाव में भी जातिगत चुनाव होगा। और दूसरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब अब ये दे रहा हूँ, पूरे भारत में किसी भी कोने में बिना जाति से आप बच नहीं सकते। और इसकी कभी संभावना, अगर हम पीछे चले जाएं 40 साल 50 साल के पिछले इलेक्शनों में हम चले जाएं, चाहे वो देवीलाल हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो,
चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो जितने भी नेता का नाम अगर ले लें आप जाके, कहीं ना कहीं जातिवाद का मामला रहा है। आज भी अगर आप बिहार जैसे लार्ज स्केल पर चुनाव हो रहा है, वहां पे भी जातिवाद चल रहा है। तो जातिवाद से आने वाले समय में हम बच पाएंगे? इतना ज्यादा हम लोग शिक्षित होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप पिछला नरेंद्र मोदी का चुनाव देखें 2014 का, तो उसमें ये जातिगत और दूसरी चीजें पीछे हो गई थी, विकास का मुद्दा हावी हो गया था। लेकिन अगर आप पिछले 2019 के चुनाव में देखें, तो इसमें भी हमने कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में देखा कि वहां पे जातिगत चुनाव लड़े गए हैं, जातिगत वोटों में बदलाव हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि हम जातिगत चुनाव लड़ने से या जाति के हिसाब से बच पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता सीमा जी। लेकिन आप जिस तरीके से आपने बात की है मलिक साहब, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया आपने, देवीलाल जी का नाम लिया, लेकिन वो जात के नाम पर नेता कम, किसान के नाम पर नेता ज़्यादा थे। उनको लोग हर आमिर जात से, क्योंकि किसानी तो हर जात में होती है, तो वो वहाँ पर कास्ट पीछे रह जाती है। कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन था, तो प्रोफेशन वाइज तो चलो फिर भी समझ में आता है कि आपके इंटरेस्ट एक जैसे हैं। आप किसान के के हिसाब से, क्योंकि आपके इंटरेस्ट किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप एक किसान नेता के तौर पर उभर के आए। आज वो मिस लगता है, उसमें कहाँ आपको चूक लगती है कि हमारी लीडरशिप में कमी है, या हमारी जनता की समझ में कमी है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है कि हम उस तरह के जो हमारे जो नागरिक हैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं जब आप डेवलपमेंट को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ जात और धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं। देखिए सीमा जी, इसमें क्या है कि जैसे आप किसी ग्रामीण सीट की बात करते हैं तो वहां पे जातिवाद बहुत हावी होता है। अगर इसी को आप शहर के हिसाब से जोड़ के देखें तो वहां जातिवाद का मामला नहीं होता। वहां लोग विकास देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, और वहां पे स्टार प्रचारक की बात भी जैसे हम कर रहे हैं, वहां पे स्टार प्रचारक जो होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि कई जगह स्टार प्रचारकों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो उस एरिया से जुड़े हुए हों, सीटों को प्रभावित कर दें, जनता को प्रभावित कर दें, पत्रकारों में मैसेज दे दें। तमाम मैसेज देने में वहां कामयाबी मिलती है जहां पे मिक्सअप वोट होता है और जहां पे जातिवाद। अब जैसे दिल्ली जैसी जगह में आप कैसे जातिवाद कर लेंगे, आपको पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि 54 गांव है, 54 गांव में ज्यादातर जाट हैं, किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, सबको उंगलियों पे पता है कौन क्या है। और अभी तो चंचल जी आपको बता देंगे कौन से गांव में कितने मलिक रहते हैं, कितने दूसरे दलाल रहते हैं, कितने क्या रहते हैं। यहाँ तो ये भी आता है। अब आप देखेंगे, अगर मैं वेस्टर्न यूपी जी की बात बिल्कुल, करूं, बड़ौदा की जो सीट है यहाँ पर हमेशा जीत का फैक्टर एक जातीय फैक्टर रहा है। ये चंचल जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये एक सीट ऐसी है जहाँ पर जातीय फैक्टर इतना ज्यादा मायने रखता है और कहीं ना कहीं उसी को देखकर पूरी रणनीति यहाँ पर चुनावी दल बनाते हैं। चंचल जी देखिए प्रीति जी, बिल्कुल सही बात है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा सारा क्षेत्र किसान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 100% हर आदमी, हर घर, हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है वहां से। तो ग्रामीण अंचल है, चंबन के चंबन गांव है, और यहाँ पे अब मैं अगर हम जातिगत बात करें तो तकरीबन 93,000 वोट है जी, जाट बोले हैं, जाट वोटे हैं 93,000 वोट जी। और इसीलिए यहाँ पे पहले इनलो, क्योंकि वो देवीलाल जी की पार्टी थी, इनलो का वर्चस्व था। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने राइज किया तो उनका वर्चस्व हो गया यहाँ पे जी। और अब कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ एक हिच है, अगर कांग्रेस हारेगी तो एक हिच है, वो कैंडिडेट जी। क्योंकि अगर टिकट पूर्ण नरवाल को मिलती जी बिल्कुल, तो भूपेंद्र हुड्डा को 1 या 2 बार आने की जरूरत थी जी। अब क्योंकि इंदुपाल नरवाल एज ए कैंडिडेट कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसका कोई अपना वजूद नहीं है और उसका कोई अपना इस तरह का कोई वो है नहीं कि भाई वो अपने दम पे कुछ कर सके। कपूर नरवाल को यहाँ पर टिकट देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरीके से जोर लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा हावी हुई, उन्होंने इंदुराज नरवाल को यहाँ से टिकट दिलवा दिया। तो गुटबाजी का नतीजा यहाँ पर कैंडिडेट जी जी नहीं 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 नहीं, नहीं। जी, मैं तुझे इसको क्लियर करूंगा जी। जो कपूर नरवाल थे, जिस दिन टिकट मिलनी थी उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे वो जी।
और यही एक बात थी जिसका शैलजा ने बहाना लेके और कपूर नरवाल की टिकट कटवाई। ये एक पुराना खेल है जी। आप मैं टाइम है तो मैं बताता हूँ आपको। जींद उपचुनाव था जी। जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला 7 लगती सीट से एमएलए थे जी, कैथल से जी। लेकिन उनको जान करके वहां फंसा दिया गया कि भाई उनका एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और वो जींद पे प्रभाव रखते हैं, उनके पिताजी का एरिया रहा है जींद, तो वो सीट निकाल सकते हैं वहां पे। जान करके उनको फंसाया गया। तो वही खेल, वही कांटा निकालने वाला एक पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। कांटा, किसका कांटा निकलेगा, कौन कांटा निकालेगा। तो वो कांटा निकालने वाला जो खेल है वो बड़ौदा में आके रुक गया है जी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कला है, गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारी ना पड़ जाए कांग्रेस पर, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ौदा चुनाव को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके के समीकरण आगे बन सकते हैं और क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ पल पल की अपडेट भी लगातार खबर फास्ट पर आप देखते रहिए। यहाँ रुक रहे थोड़े छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो चुनावगढ़ से लगातार अपडेट आपको दिखाएंगे। देखते रहिए खबर फास्ट।